अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई जून 2025 का पेपर 41। पेपर वही 1 आवर 15 मिनट्स का है। कोशिश करनी होगी कि पूरा सॉल्व करते हुए हमारा टाइम इससे कम ही लगे और आई होप कि आप लोगों को भी कम ही टाइम लगे। चलें आप क्वेश्चन पे आए थे। अ ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप अप अ रफ प्लेन। अब बेटा बात पता है क्या हो रही है, कोई ब्लॉक ऑफ मास है 12 किलो का। इट इज पुल्ड बाय अ रोप अप अ रफ प्लेन। रफ प्लेन से ऊपर लेके जा रहे हैं यानी कि फ्रिक्शन होगी। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन है बेटा, आप लोगों ने फौरन से इंक्लाइन प्लेन बना लेना है। बना लिया भाई आपने इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे आपने कह दिया ये 20 डिग्री है अबव द हॉरिजॉन्टल। द रोप पुलिंग द ब्लॉक इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेडेड स्लोप। जिस रोप से खींच रहे हैं उस स्लोप के साथ पैरेलल है। And the coefficient of friction between the block and the plane is 0.4. The acceleration of the block is this. Find the tension in the rope. अब बेटा देखें, एक बात सुने। ये अगर फर्ज करें हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और ऑब्जेक्ट का मैंने वेट दे दिया 12 किलो, मास 12 किलो है, तो बेटा इसका वेट हो गया 120। सही है। फिर यार इसके कंपोनेंट्स बनाया आपने फ़ौरन से। बेटा इसका एक कंपोनेंट बनेगा 120 साइन 20 और ये बनेगा 120 कॉस 20, जिसकी वजह से आपका बेटा नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 120 कॉस 20। अब हो क्या रहा है, इसको एक रोप से खींच रहे हैं विच इज़ पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि इसी डायरेक्शन में बेटा रोप है आपकी। सही है। एक्स न्यूटन कह देते हैं हम इसे, या टेंशन कहते हैं। जिस रोप से खींच रहे हैं टेंशन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बात बोली है कि भाई जिस सरफेस पे है ना वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सही है, 0.4, और ये एक्सलेट भी कर रहा है भाई। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अप द प्लेन जा रहा है तो ये अप द प्लेन जाएगा विद सम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अप द प्लेन खींचने वाली फोर्स है टेंशन, बड़ी फोर्स, और बाकी जो फोर्सेस हैं वो डाउन द प्लेन है। वो कौन कौन सी है? स्लाइडिंग फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा बेटा, एनी रिजल्टेंट फोर्सेज है में टेंशन माइनस स्लाइडिंग फोर्स क्या हमारी 120 साइन 20, माइनस से मल्टीप्लाई होके फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर। कोई मसला नहीं आता। अब इन्होंने क्या हरकत करी है, मास भी दे दिया है 12, एक्सलेशन भी दे दिया है 2, टेंशन माइनस 120 साइन 20 माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू है 0.4, आर की वैल्यू है 120 कॉस 20। तो बेटा आपके पास 12 इंटू 2 हो गया 24। अब मैं इनको ज़रा अगर कैलकुलेट करूं, साइन 20 कैलकुलेटर का मेक श्योर के जो है यूनिट डिग्रीज में सेट हो। 120 41 t माइनस 41.04 माइनस cos 20 into 120 into 0.4 minus 45.11, ठीक है भाई, प्लस 41.04। तो बेटा आपके पास जो टेंशन आ जाएगी वो आएगी क्या, 86.14 प्लस 24, सही है, प्लस 24 करा तो बेटा आपकी टेंशन आ रही है 110.14, लेकिन हमें 3SF में देना है तो टेंशन आ गई 110 न्यूटन। दैट्स इट, कहानी जाके हमारी ख़त्म। 4 नंबर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज फार एज द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसर्न, यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है, फोर्सेस दी हुई हैं, 3 coplanar forces of magnitude P, 5 and 10 act at point A. तीनों forces बेटा A पे लग रही हैं as shown in the diagram. The resultant of the 3 forces has magnitude Q Newton. इन तीनों forces का resultant है Q and acts in the direction perpendicular to the, अब ये जो Q है ना बेटा ये सिर्फ act कर रहे हैं in the direction perpendicular to P, यानी कि भाई Q जो है ना या तो यहाँ एक्ट कर रहा है या तो यहाँ एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, इतना हमें पता है।
अच्छा जी, चलो ये इन्होंने बता दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं भाई, अगर हॉरिजॉन्टली रिजल्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो वर्टिकल फोर्स है ये है कितनी 5 sin 60, और ये कितनी है बेटा वर्टिकली डाउन 10 sin 30, ये वर्टिकल हो गई। अच्छा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक है राइट पे, कितनी है 5 cos 60, और यहाँ पे एक है लेफ्ट पे विच इज़ 10 cos 30। ये पूरी कहानी है। अब देखो अगर इन्होंने कह दिया है कि भाई हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक्ट ही हॉरिजॉन्टली कर रहा है, अगर रिजल्टेंट प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग ये बात कह सकते हैं ये वर्टिकल और ये इन तीनों का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 है। क्योंकि देखो अगर रिजल्टेंट ही हॉरिजॉन्टल हो गया तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस 0 हो गई। मैं लिख भी देता हूँ सेंस रिजल्टेंट, ऐसे लिखना नहीं होता है, मैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ, इज हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज 0। ओ भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्ड विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड। भाई अपवर्ड फोर्स क्या लग रही है 5 sin 60 और लग रही है P, और डाउनवर्ड क्या लग रही है बेटा 10 sin 30। तो मेरा बच्चा P क्या हो जाएगा आपके पास 10 sin 30 माइनस 5 sin 60। तो मेरा बच्चा P आपके पास आ रहा है 10 sin 30 इज 5, और ये हो जाएगा 5√3/2, 5 minus 5√3/2, ये आ जाएगा बेटा P 0.6698। तो बेटा आपने P को क्या लिख दिया 0.670 न्यूटन। बेटा 3SF में आंसर देना है, P आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये जब आपके बेटा P की वैल्यू आ गई, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई Q निकालो। अब देखो बात पता है क्या है, अब हमें ये नहीं पता कि किस तरफ जाएगा। हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या क्या फोर्सेस हैं, एक ये है और एक ये है, सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता बेटा कौन सी फोर्स बड़ी है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, क्योंकि सिंस रिजल्टेंट ही हॉरिजॉन्टल है, सिंस रिजल्टेंट is horizontal which is horizontal पूरा लिख देता हूँ मैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ आए। therefore Q will be equal to right minus left। अब मैं right minus left मैंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा टूवर्ड्स राइट क्या लग रही है 5 cos 60, और बेटा टूवर्ड्स लेफ्ट क्या लग रहा है हमारा 10 cos 30। तो बेटा ये आ जाएगा नेगेटिव में, लेकिन 5 cos 30 2.5 हो जाएगा माइनस 5√3। तो ये आएगा बेटा 6.16 माइनस 6.16 न्यूटन। तो आप लोग क्या कह देंगे Q के बारे में, Q इज इक्वल टू 6.16 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। आपने पूरा टूवर्ड्स लेफ्ट के लिख के पूरी बात क्लियर कर दी। वैसे तो इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है, लेकिन आपने टूवर्ड्स लेफ्ट भी लिख दिया, जबकि इन्होंने मांगा नहीं है। आप अगर लिख देते ना खाली Q इज इक्वल टू 6.16, आपकी बात क्लियर थी। फिर ये जब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, फिर हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट का मोशन है भाई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 है, यूनिफॉर्मली एक्सलेट करा 10 सेकेंड तक, डेफिनेटली कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करा है,
क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट करी होगी। एक वेलोसिटी पे पहुंच के फिर उसी सेम वेलोसिटी से चलता है अगले 30 सेकंड तक। और फिर क्या कर रहा है बेटा, कुछ टाइम ले रहा है यूनिफॉर्मली डीसेलेरेट करते हुए और रेस्ट पे आ रहा है। ये पूरी कहानी हो गई। ग्राफ देख के ही हम लोगों ने ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद the diagram shows the velocity time graph of the motion of a cyclist. The graph consists of 3 straight line segments. The cyclist passes through O with speed 3 and then accelerates for 10 seconds with constant acceleration up 0.5. भाई इसका ग्रेडियंट दे दिया आपको, ग्रेडियंट आ गया आपके पास। ही देन पासिस एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब पहले तो मैं देखूंगा यार ये इस 10 सेकंड में इसने किया क्या होगा। ग्रेडियंट आ गया मेरे पास, तो मैं इस पॉइंट को फिलहाल कह देता हूँ v, सही है। तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई v -3 अपॉन 10 -0 इज इक्वल टू 0.5। तो बेटा v आ जाएगा क्या, 5 + 3 8। v की वैल्यू आ गई इसकी 8। देखो अच्छा एक बात बताऊँ बेटा, मज़े की, मांगा नहीं है इन्होंने, लेकिन मैं क्या कर रहा होता हूँ जब भी सवाल सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, मैं डेटा देख के जो जो चीज़ निकलती जा रही है निकालता जाता हूँ, उससे हमें फ़ायदा ही होता है इवेंचुअली बाद में जाके। आगे ज़रा देखते हैं हम लोग। ही देन ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड, यानी कि अब 8 की स्पीड पे चला है 30 सेकेंड तक, बिफोर डिसलेटिंग कमिंग टू रेस्ट एट पॉइंट पी, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर वाइल डिसलेटिंग। अब बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 80 मीटर का है वाइल डिसलेटिंग, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैं ये टाइम भी निकाल सकता हूँ, सही है। मैं इसको कह देता हूँ कि भाई अगर फ़र्ज़ करो ये है x, सही है, वाइल डिसलेटिंग, हम लोग ये बात कह सकते हैं हाफ इंटू बेस x है, हाइट कितनी है 8 है, कितना डिस्टेंस है 80 है। तो बेटा x आपके पास क्या आ रहा है, x आ गया 80 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 20। अब अगर ये 20 है तो बेटा टोटल टाइम क्या हो गया, 40 + 20 विच इज़ 60। अब इन्होंने क्या मांग लिया है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी फ्रॉम O to P। तो आपने क्या कह देना भाई, टोटल टाइम, देखो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। टोटल टाइम इज इक्वल टू 40 + 20 विच इज़ 60 सेकेंड। 3 नंबर आपको फ्री के दे दिए। काइनेमेटिक्स का सीधा सीधा सवाल था ये। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, ऑन द एक्सिस गिवन sketch a displacement time graph for the cyclist journey from O to P showing on your graph the distances traveled after 10 second and 40 second। अब बेटा में डिस्टेंसेस भी दिखाने होंगे। देखो अगर मुझे डिस्टेंसेस निकालने हैं ना तो मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ये एरियाज़ निकालने होंगे। मैं पहले ये एरिया निकाल लेता हूँ बेटा। ये एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू हाइट, टाइम मैंने रखा 0 से 10, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेटा ये आ गया 5, 3 + 8 इंटू 5, 55 मीटर हो गया ये, सही है बेटा। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें, चलो भाई ये आपके पास हो गया 55 मीटर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बात बोली है, कांस्टेंट वाला, ये है बेटा 30 और वो है 8 की स्पीड है ना। तो टाइम अगर मैं देख लूँ बेटा आप लोगों के पास 10 से 40, तो बेटा आपका डिस्टेंस आ जाएगा 30 × 8, 30 × 8 विच इज़ 240 मीटर। ये आ गया 240 मीटर, 240 मीटर, और ये कितना था बेटा 55 मीटर, और ये कितना था बेटा 80 मीटर। चलो जी हमारा ये पूरा डेटा आ गया। अब पता है बेटा बात क्या है, शुरू के 10 सेकंड में, अच्छा हमारा टोटल डिस्टेंस क्या बन रहा है, टोटल डिस्टेंस भी तो देखूं मैं। अब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 55 + 240
प्लस 80। मैं अगर टोटल डिस्टेंस देखूं 55 प्लस 80 375 मीटर आ रहा है। टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 375 मीटर। अब मुझे कुछ भी करके यहाँ पे भाई 375 मीटर दिखाना है, सही है। इन्होंने क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मांगा है, सही है। अब 375 में कैसे दिखाऊं, 50-50 का गैप दिखा देता हूँ ताकि ज़िंदगी में आसानी रहे, साथ वो कर लूँ। 50, 100, 150, 200, 200, 250, 300, 350, 400। तो टोटल डिस्टेंस तो 375 है। चलो जाने दो। शुरू के 10 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर करा है 55 मीटर। भाई 10 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर करा है 55 मीटर, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि ये तो एक्सलेट होते हुए करा है। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो बताता है वेलोसिटी, और बेटा ये एक्सलेट कर रहा है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व बनेगा, तो बेटा इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो कर्व बनेगा, सही है। ये आपके पास इंक्रीजिंग वाला कर्व आ गया। फिर उसके बाद बेटा 10 से 40 सेकंड तक मेरे पास ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा बेटा, 55 प्लस 240, 55 प्लस 240 इज 295, सही है। ये जाएगा भाई 295 तक। यहां पे आएगा ये। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बनेगा भाई। अच्छा, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट आपने बनाना है। सही है बेटा। देखो आप लोग के पास तो स्केल होगा, आप ये डॉटेड लाइन लाजमी शो करना, ठीक है। मुझे पता है टाइम ज़्यादा लगता है इससे, लेकिन यार चीज़ आपकी मार्क्स से आपके फिर कहीं नहीं काट पाएंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें स्केल से ज्वाइन करना है। अब आपने अगर इन्हें स्केल से ज्वाइन कर लिया, ये स्केल से ज्वाइन हो गई, और आपने यहाँ पे लोकेट कर दिया 295, बस लिख के दिखा दो, दैट्स इट। फिर उसके बाद एंड ये कहाँ पे हो रहा है, 375 पे। बेटा देखो 375 यहाँ कहीं होगा, और कितने टाइम पे होगा भाई हमें ये नहीं पता, 60 पे होगा। 60 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा, क्योंकि टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया 60, ठीक है बेटा। 60 आपने लिख के दिखाना है। इन्होंने जानबूझ के 16 लिख के दिया था क्योंकि ये तो निकालना था ना आपने। अब जब ये कहानी आ गई, अब ये डीसेलेरेट कर रहा है। डीसेलरेटिंग ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप डिक्रीजिंग वेलोसिटी दिखा रहे हो, डिक्रीजिंग वेलोसिटी कुछ यूं बनेगी, डिक्रीजिंग कर्व पॉजिटिव साइड पे, कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। अब बात पता है क्या है, ये आपने जैसी कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको यूं कर देता हूं, क्योंकि बेटा ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे इसका टेंजेंट भी लगे, सही है। अब ये जो चीज़ आपने बनाई है बेटा, इसके आपको इन्होंने दे दिए उठा के 4 नंबर, और यहाँ पे जाके आपका ये वाला सवाल भी एंड हो गया है, सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखते हैं हम लोग। अ लॉरी ऑफ मास 18,000 kg इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है जी। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द रोड द पावर ऑफ द लॉरीज इंजन इज कांस्टेंट। देखो बेटा हॉरिजॉन्टल रोड है,
हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड हो, लेकिन जब भी पावर कांस्टेंट होती है तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होती, ये बात मैंने आपको समझाई थी। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ कर सकते। खैर, देर इज़ अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ 1600 न्यूटन, ठीक है भाई। द स्टेडी स्पीड एट विच द लॉरी कैन मेंटेन विद इट्स इंजन वर्किंग एट अ पावर इज 30। ओके भाई, स्टेडी स्पीड का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, यानी भाई ऑरिजिनली क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर स्टेडी स्पीड हो गई, स्टेडी स्पीड का क्या मतलब है, एक्सीलरेशन ज़ीरो, सही है, विच मीन रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो। वही जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई, ड्राइविंग फोर्स होती है पावर अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाके वो होता है स्टेडी, और ये आ गई फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरा बच्चा P ओवर वी मैक्स इज इक्वल टू एफ एफ, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। फिर बेटा आप लोग क्या कह देंगे कि यार देखो P विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वी मैक्स, ये जो मैक्सिमम स्पीड इसकी है स्टेडी तभी जाके हुआ होगा। तो बेटा पावर आ रही है आपकी कितनी, फ्रिक्शनल फोर्स है 1600 और 30 स्पीड है। तो बेटा आपके पास जो पावर बन रही है वो क्या बन रही है, 1600 इंटू 30 विच इज़ 48,000, यानी कि 48,000 वाट है। आप इसे 48 किलो वाट भी लिख सकते हैं भाई। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, सही है। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। At an instant when the speed of the lorry is 16, the engine is working at a power of 40 kilowatt, ठीक है जी। Find the acceleration of the lorry at this instant, भाई अब उस वक्त एक्सीलरेशन चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स अभी भी आपको पता है क्या है, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा रिजल्टेंट फोर्स इज ma, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बेटा, पावर अपॉन वेलोसिटी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अच्छा भाई मास क्या है हमारा, 18,000 ए, पी क्या इन्होंने बता दिया 40 किलो, 40 एक्सपोनेंट 3, उस वक्त इन्होंने स्पीड बता दी है 16। अच्छा कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है थ्रू आउट, वो क्या है 1600। तो मेरा बच्चा 18,000 ए इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 16 माइनस 1600, तो ये आ रहा है बेटा 900। तो बेटा आपके पास एक्सीलरेशन जो सीधी सीधी आएगी वो क्या आएगी, 900 डिवाइड बाय 18,000 विच इज़ 0.05। बहुत छोटी है एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन है। अच्छा जब ये बात हो गई, अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चल रहे हैं। अच्छा व्हेन द लॉरी हैज स्पीड रीच ऑफ 20, मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारी 30 है। चलो जब व्हेन द लॉरी हैज स्पीड रीच द स्पीड ऑफ 20, इट बिगिंस टू असेंड, असेंड कर रही है यानी कि मजीद ऊपर चढ़ रही है, सेक्शन ऑफ अ रोड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। द इंजन नाउ वर्क्स एट अ पावर ऑफ 120 किलोवाट। अच्छा there is no change in lorry speed as it ascends the hill. The constant resistance to motion is 1600. Find the value of alpha. देखो अब अगर हम चले जा रहे हैं ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे, गौर से सुनिएगा बेटा, मैंने कह दिया भाई ये अब एंगल है अल्फा, लॉरी यहाँ पे है, सही है, लॉरी ने ऊपर जाना है, सही है, ऐसे मूव करना है भाई इसने, लॉरी ने अगर ऊपर की तरफ, तो होगा क्या, जब ये ऊपर जा रही होगी लॉरी किसी रिजल्टेंट फोर्स से जाएगी भाई, और वो क्या होगी, इसकी ड्राइविंग फोर्स होगी, लेकिन इसको एक चीज़ नीचे फेंक रही होगी बेटा, क्या, स्लाइडिंग फोर्स। अब मैं अगर स्लाइडिंग फोर्स निकालने जाऊं, भाई इसका मास क्या था 18,000, तो हो जाएगा यार 18,000, फिर एक और ज़ीरो
साइन अल्फा। सही है भाई। और फिर बेटा एक और चीज़ इसको नीचे फेंक रही होगी, जो फ्रिक्शन है, रोड की फ्रिक्शन भी तो है। अब पता है ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब इसकी स्पीड थी 20, यहाँ पे भी इसकी स्पीड है 20, यानी कि भाई कोई एक्सीलेशन नहीं है। चलो अभी हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस स्लाइडिंग फोर्स। भाई सिंस एक्सीलरेशन जब ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, रिजल्टेंट फोर्स भी हमारी ज़ीरो हो गई है। तो मेरा बच्चा ये तो हो गया ज़ीरो। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, P ओवर V माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इन्होंने बता दिया भाई कितनी है, 1600। अच्छा जो स्लाइडिंग फोर्स है, स्लाइडिंग फोर्स है हमारी 18,000 की बजाय 180,000 साइन अल्फा, mg साइन अल्फा होता है ना बेटा। अब भाई ये कहानी आ गई। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पावर इन्होंने बता दी है बेटा, मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ बेटा, 180,000 साइन अल्फा को इधर ले गया मैं। पावर इन्होंने हमें बताई है कितनी, 120 किलोवाट, 120 एक्सपोनेंट 3, और वेलोसिटी उसका क्या है भाई 20 माइनस 1600। तो बेटा अब ये क्या आ जाएगा, 180 1 2 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू बेटा 120,000 तो 3 डिवाइड बाय 20 माइनस 1600, ये आ रहा है 4400। सही है, 4400 डिवाइड बाय 180,000, तो ये आ रहा है साइन अल्फा 11/450। तो बेटा अल्फा विल बी इक्वल टू शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर। तो ये बेटा 1.40 डिग्री का एंगल है। बताओ, ये सीधा सा काम है और इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन भी एंड हो गया है। अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, when a particle P of mass m kg has speed u, m का जब मास है u, its momentum is 4 okay Newton second and its kinetic energy is 16, find the value of m and u। अरे बेटा देखें, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, यानी कि m u किसके बराबर है 4। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ज़रा बड़े आराम से एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग सी देखें, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ mu इंटू यू इज इक्वल टू 16 लिख सकता हूँ मैं बेटा इसको डेफिनेटली। मुझे पता है भाई mu किसके बराबर है, यहाँ पे mu है और यहाँ पे mu 4 है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, हाफ इंटू 4 u इज इक्वल टू 16, 2 2 जन्नत। तो बेटा u क्या आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, ये एक आंसर आ गया बेटा। और फिर बेटा m इंटू 8 इज इक्वल टू 4, तो बेटा m क्या आ गया 4/8 0.5 kg, मास भी आ गया मेरे पास। चलो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, कहानी सीधी। P इज नाउ प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब बेटा अगर ये प्रोजेक्ट हो रहा है स्मूथ सरफेस पे, यानी कि डीसिलेट नहीं करेगा, सेम वेलोसिटी रहेगी, 8 पे चल रहा है 8 पे ही चलता रहेगा, डायरेक्टली टुवर्ड्स पार्टिकल Q ऑफ मास 1.25 kg विच इज स्टेशनरी। Q स्टेशनरी था। आफ्टर P एंड Q कोलाइड, the velocity of P is W and the velocity of Q is 2W. The loss of kinetic energy in the collision is this. Find the value of V and W. देखो बेटा बहुत सिंपल है। देखो P की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, P का हमारे पास मास आ चुका है, सही है, P का मास है 0.5 kg। और बेटा हमारे पास जो Q है 1.25, ये रेस्ट पे बैठा है और ये प्रोजेक्ट हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड से।
आफ्टर कोलिजन इन्होंने क्या कह दिया भाई, आफ्टर कोलिजन पी एंड क्यू कोलाइड, पी इज डब्ल्यू मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ क्यू इज दिस। दोनों की सेम डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है भाई, यानी कि अब जो हमारा पी है वो इस तरफ जा रहा है डब्ल्यू की स्पीड से, और जो हमारा क्यू है वो जा रहा है 2w की स्पीड से। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं भाई, हम लोग पहले निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम 8 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा 0.5w प्लस 1.25 इंटू 2w। तो बेटा 8 इंटू 0.5 इज 4, 8 इंटू 0.5 इज 4 इज इक्वल टू बेटा 1.25 इंटू 2.5 होता है, 2.5 प्लस 0.5 इज 3w। सही है। तो बेटा आपके पास बड़े आराम से w तो ये हो रहा होगा, लेकिन इन्होंने एक कहानी और भी बोली है। ये देखो बेटा मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है ना, p का मास है, बल्कि इनिशियल वेलोसिटी 8 नहीं है यहाँ पे। ओके 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 ओके, एक मसला हो गया बेटा, यहाँ पे इन्होंने कहा है इट्स नाउ प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मूथ सरफेस विद स्पीड v, ये गिवन नहीं है। चलो कोई मसला नहीं बेटा, हम इसे v में छोड़ देते हैं, v। तो बेटा ये आपके पास हो गया 8v, एक इक्वेशन बन गई आपकी, क्योंकि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है। अच्छा, जब हमारे पास ये चीज़ आ गई कि यार मोमेंटम ने हमेशा कंजर्व होना है, एक इक्वेशन बन गई। इन्होंने क्या कह दिया है कि यार आफ्टर द कोलिजन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस। देखो पहले तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इनिशियली तो सिर्फ पी मूव कर रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, तो ये क्या हो जाएगी हाफ, एम क्या है हमारा 0.5 v का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 4, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब भाई जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ m है 0.5 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस हाफ 1.25 है इंटू 2w का स्क्वायर, तो बेटा ये आ रहा है w स्क्वायर बाय 4 प्लस 1.25 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो ये आ रहा है 5/2 w स्क्वायर, 5/2 w स्क्वायर प्लस 1/4, तो ये आ रहा है हमारे पास 11/4 w स्क्वायर। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, लॉस ऑफ ई के, वो इन्होंने कितना दे दिया बेटा 25 दे दिया। लॉस क्या होता है यार, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या था हमारे पास बेटा v स्क्वायर बाय 4, फाइनल क्या है हमारे पास 11/4 w स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बल्कि मैं इसको और थोड़ी इज्जत दे देता हूँ बेटा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 11w स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये बेटा मैंने एक ये इक्वेशन भी बना दी। अब टेक्निकली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे चाहिए क्या, v और w चाहिए भाई। v और w अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको कहता हूँ ये इक्वेशन 1 है भाई। कंसिडरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से मैं v को कह सकता हूँ 3w/8। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं भाई, v की जगह मैंने क्या लिख दिया 3w/8 का स्क्वायर माइनस 11w स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई 3 का स्क्वायर 9w स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस 11w स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 9/64
-11। ये तो बेटा W हमारा नेगेटिव में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है बेटा? मैंने डेफिनेटली कहीं ना कोई गलती करी होगी, लेकिन गलती मुझे अपनी नज़र नहीं आ रही है कि कुछ तो गलती मैंने करी है। लॉस है ना, लॉस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बेटा मुझे इसको ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट रुकें, कैलकुलेशन में मैंने कोई गलती करी है चेक करने दें ज़रा। बेटा मैंने अपनी गलती हाईलाइट कर ली है। मेरी गलती ये है कि P का मास 0.5 है, 8 नहीं है। ये इतनी बचकाना गलती हुई है, लेकिन इस गलती ने हमारा पूरा काम ही ख़राब कर दिया। तो ये हो गया 0.5V। यार अब ये आ गया 0.5V। तब जो मेरी पहली इक्वेशन है तो पूरी की पूरी चेंज हो गई। पहली इक्वेशन ही अब मेरी क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन अब आ जाएगी हमारी V = 6W। सही है, V आएगी हमारी अब 6W। इसको फिर सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। V की जगह 6W डाल दो। बाकी सब चीज़ें सही कर रहा था, लेकिन आपको पता है बेटा मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा था। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ नेगेटिव में तो ऐसे आ नहीं सकती। तो V की जगह मेरा अब क्या बन गया बेटा? 6W का स्क्वायर -11W स्क्वायर × 100। चाहिए फिर ये 100 भी नहीं हो, हाँ ये बल्कि ये तो 100 ही रहेगा। सही है। तो बेटा ये हो गया 36 - 11, 36W स्क्वायर -11W स्क्वायर = 100। तो बेटा 36 - 11 25W स्क्वायर = 100, W स्क्वायर = 4, W +-2। बेटा अगर हम कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो आपने +2 रख दिया। W की वैल्यू आ गई 2, यानी कि आफ्टर कोलिजन वाली स्पीड। और बेटा V किसके बराबर था? 6W के, तो यानी कि 6 × 2, तो बेटा V आपके पास आ जाएगा 12 मीटर/सेकेंड। देखिए एक छोटी सी वो चीज़ से कहानी हो रही थी, लेकिन बेटा फिर भी वही वाली बात है, इतना ही मुश्किल सवाल था नहीं। इट वॉज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 टाइप हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे हुए हैं। डबल साइड इंक्लाइन प्लेन और बीच में पुली, बहुत बेसिक होते हैं ये। लेकिन अब चेक करते हैं इस सवाल में क्या हो रहा है। 2 पार्टिकल्स P and Q ऑफ मासेस 0.3 and 0.6। देखो इंक्लाइन प्लेन है, फॉरन कंपोनेंट बनाओ। बेटा ये काम सबसे ज़रूरी है, फ़ौरन कर लिया करो। ये 3 हो गया, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक इस तरफ बनेगा 3 sin थीटा और ये होगा 3 cos थीटा। अच्छा बेटा जो Q है इसका मास अगर 0.6 है तो वेट हो गया 6। बेटा एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, तो बेटा ये आ गया आपका 6 sin 30, 6 cos 30। चलो जी, इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से बातें हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? 2 पार्टिकल्स P and Q of masses 0.3 and 0.6 respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a smooth pulley fixed at the point B. ठीक है भाई, स्मूथ पुली B पे है। Where the inclined planes AB and BC meet. P lies on a smooth plane. अच्छा ये स्मूथ है, यानी कि इसका ये यूज़ भी नहीं होगा। स्मूथ प्लेन AB which is inclined at an angle of theta to the horizontal where sin theta is equal to 0.4। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और ज़िंदगी में हमारी आसानी दे दी है ना, sin थीटा है 0.4, तो आप बेटा डेफिनेटली cos थीटा भी निकाल सकते हो। सही है। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आप निकाल रहे हैं? ओ भाई sin थीटा 0.4 का क्या मतलब है कि भाई ये लिखा हुआ है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, थीटा ऑपोजिट 0.4 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो आप एडजेसेंट नहीं निकाल सकते बेटा। 1 - 0.4 का स्क्वायर और उस पर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा √21/5। कॉस थीटा भी आ जाएगा आपके पास।
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज √21/5। चलो, ये मांगा नहीं है, निकाल लिया मैंने, अक्सर यूज़ हो जाता है। Q lies on the plane BC which is inclined at 30 डिग्री to the horizontal। अच्छा, Q क्या है? इन्होंने ये नहीं बताया कि BC रफ है या स्मूथ है फिलहाल। The string is taut and the particles can move in the line of greatest slope of the two planes. The particles are released from rest। छोड़ दिए भाई। It is given that BC is smooth। फिलहाल BC भी smooth कह दिया है। Okay, find the tension in the string and acceleration of Q। Listen, बेटा, if I consider forces at Q, tension अवे होगी, एंड इफ आई कंसिडर फोर्सेज एट पी, टेंशन अभी भी अवे होगी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, BC वाला पार्ट भी स्मूथ है, तो अब होगा क्या, जो पार्टिकल क्यू है इट विल मूव डाउन द प्लेन, क्योंकि भारी क्यू है, P हल्का है। तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा, कंसिडरिंग फोर्सेज एट क्यू, पहले मैं क्यू पे देख लेता हूँ बेटा। क्यू विल मूव डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन अपनी स्लाइडिंग फोर्स कैसे जाएगा, दैट इज स्लाइडिंग फोर्स, और ऊपर इसको क्या टेंशन है भाई, तो एनी रिजल्टेंट फोर्सेज है में 0.6 से, स्लाइडिंग फोर्स इज 6 sin 30 माइनस टी। चलो जी, 6 sin 30 इज बेसिकली 3 माइनस टी, तो बेटा यहाँ पे टी क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 0.6 एक इक्वेशन बन गई। अब बात पता है क्या है, बोथ द पार्टिकल्स आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग, तो दोनों यानी कि स्ट्रिंग पे तो टेंशन सेम ही रहेगी। अच्छा, दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच है तो दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम होगी, एक डाउन द प्लेन एक्सीलरेट करेगा और एक अप द प्लेन एक्सीलरेट करेगा। तो मैंने क्या कह दिया भाई, कंसिडरिंग फोर्सेस एट पी, भाई अगर मैं पी को देखूं, पी अप द प्लेन जाएगा, यानी कि पी के लिए टेंशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स स्लाइडिंग फोर्स। स्मूथ है तो फ्रिक्शन थी नहीं, तो बेटा मास क्या है इसका 0.3 है, टेंशन -3 sin थीटा। ठीक है, अब बेटा इन्होंने एक हमारे लिए आसानी क्या कर दी है, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है, 3 × 0.4, तो बेटा 0.3 है, t माइनस 3 × 0.4 विच इज़ 1.2। हाँ, एक और इक्वेशन बन गई। अब देखो, जब दो इक्वेशन बन गई, आई कैन डेफिनेटली सॉल्व देम साइमल्टेनियसली यार। 0.3 है, 3 माइनस 0.6 है, माइनस 1.2, तो 0.9 है, ये वहाँ पे जाके बेटा ऐड हो जाएगा, और ये हो गया 3 माइनस 1.2 1.8। तो बेटा जो आपके जो एक्सीलरेशन आ जाएगी ना, इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगी 1.8 डिवाइड बाई 0.9 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गई आपके पास, तो बेटा टेंशन 3 माइनस 0.6 इंटू 2 1.2 होता है, तो बेटा 3 माइनस 1.2 1.8 होता है, 1.8 न्यूटन। देखो बेटा, मैं वैसे तो मेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ, बट स्टिल मैं हमेशा वेरीफाई करता हूँ, वेरिफिकेशन आप लोग भी कर लिया करो कैलकुलेटर से, बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बात बोली है, इट इज़ गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन BC इज़ रफ। ओके, BC वाला रफ कर दिया तो BC पे फ्रिक्शन होगी। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन Q मूव्स 2 मीटर डाउन द प्लेन इज दिस। ओके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। यू शुड एज्यूम दैट P डज नॉट रीच द पुली एंड Q डज नॉट रीच C। अच्छा जी, ठीक है, 2 मीटर नीचे जा रहा है। वे काम करते हैं बेटा, हम लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी लाते हैं। ये जो है ना हमारा पूरा, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं उसमें रख देता हूँ ताकि ये आ गई हमारे पास कहानी। इन्होंने कहा यार Q गया है 2 मीटर डाउन द प्लेन। मैं कह रहा हूँ यार, ये जो 2 मीटर गया है ना, यहाँ तक आया है ये Q। गौर से सुने, ये डिस्टेंस है मेरा 2 मीटर। देखो, जब ये 2 मीटर डाउन गया है तो इसकी एक चेंज इन हाइट हुई है। चेंज इन हाइट क्या है, ये भी 30 होगा भाई, 2 sin 30, ये इसका चेंज इन हाइट आ गया। तो जब इसकी हाइट कम हुई है, दिस मीन्स कि यार यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा,
अच्छा, इस दौरान का वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी है हमारे पास. यूज द एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू व्हेन इट हैज़ मूव 2 मीटर डाउन द प्लेन. देखो बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसने 2 मीटर डाउन द प्लेन ट्रैवल करा है, ठीक है. मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी एक बेसिक सी बताई थी कि यार हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं एक इक्वेशन पढ़ाता था, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल. ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है. अच्छा, जहाँ तक मैं पी की अगर बात करूँ बेटा, पी भी इतना ही 2 मीटर ऊपर गया होगा. सही है ना बेटा, ये भी क्या होगा 2 मीटर ऊपर. अब इसकी जो हाइट होगी, इसका जो चेंज इन हाइट होगा वो होगा 2 साइन थीटा. उसका है 2 साइन 30. अच्छा, यानी कि 2 इंटू 0.4 विच इज़ 0.8. चलो भाई, इसकी चेंज इन हाइट आ गई और इसकी हाइट आई है, चेंज इन हाइट 1 आई है, साइन 31 होता है. हमने ये भी आराम से निकाल लिया, कोई मसला ही नहीं है. अब बेटा मैं पता है क्या करूँगा, मैं पहले तो देखूँगा कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज है. सही है भाई, पी ने तो गेन करी है और क्यू ने लूज़ करी. इन्होंने एनर्जी मेथड बोला है, तो बेटा गेन ऑफ ई पी बाय पी विल बी एम जी डेल्टा एच. बेटा पी का मास क्या था 0.3 इंटू 10 और इसका डेल्टा एच क्या था 0.8. तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू 0.8. तो ये आ जाएगा बेटा 2.4 जूल. अच्छा बेटा गेन है ना, ये डेल्टा पी लिख दे, डेल्टा ई पी गेन है इसलिए पॉजिटिव है. अच्छा, अब अगर मैं लॉस ऑफ ई पी बाय क्यू की बात करूं, वो भी क्या होगा यार, एम जी डेल्टा एच. मास क्या उसका 0.6 इंटू 10 और उसका हाइट है 1. तो ये आएगा बेटा आपके सीधा सीधा -6 जूल्स. या हम लोग इसकी अगर चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे वो हम लिख देंगे -6 जूल्स. लॉस तो मैंने ऐसे ही पॉजिटिव में लिख दिया. यहाँ तक बेटा जाके हमें किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं है. लेकिन हम सबको पता है कि बेटा इस दौरान जब ये 2 मीटर ट्रैवल हुआ होगा, कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी पहुंची होगी और दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम. अच्छा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंबाइन होगी. तो बेटा ई के ऑफ पी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. हमें नहीं पता भाई, इनिशियली तो रेस्ट पे थे ना. अच्छा, ई के ऑफ क्यू विल बी हाफ 0.6 वी स्क्वायर. अरे यार ये बन जाता है क्या 0.3 डिवाइड बाई 2 0.15 वी स्क्वायर. और ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 0.3 वी स्क्वायर. दोनों की हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज भी आ गई. अच्छा, दोनों ने गेन करी है. सही है. तो देखो हमारा तो ये पूरा सिस्टम है. और अगर हम लोग बात करते हैं कभी भी पूरे सिस्टम की, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि भाई हमारी एक ही इक्वेशन है जो हर जगह काम आती है. वो क्या है बेटा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल. यहाँ पे बात क्लियर है भाई. यहाँ पे कोई इंजन तो है नहीं, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हो गया 0. अच्छा बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने दे दिया 1.8 जूल है, माइनस 1.8 जूल्स. अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक, बेटा दोनों ने गेन करी है, दोनों ने गेन करी है. तो आप क्या करोगे बेटा 0.15 वी स्क्वायर प्लस 0.3 वी स्क्वायर. ये दोनों पार्टिकल्स की है गेन हुई हुई. लेकिन अगर मैं बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, एक ने गेन करी और एक ने लूज करी है. और वो कितनी है बेटा, गेन वाली है 2.4 और एक ने लूज करी है
6। तो ये भी आ गया हमारे पास। तो अब बेटा मेरे पास कहानी क्या बन रही है? 0.45 वी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2.4 माइनस 6, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3.6 माइनस 1.8। वी क्या आ जाएगा बेटा? 3.6 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 0.45, और इस पर मैंने जैसे रूट लिया तो बेटा मेरे वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ गई, एक की अप द प्लेन और एक की डाउन द प्लेन। स्पीड ऑफ क्यू, अच्छा बेटा तो आपसे इन्होंने स्पीड ऑफ क्यू ही मांगी थी, तो आपका ये सीधा सीधा आंसर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, ये वाला सवाल हमारा यहाँ पे जाके एंड हो गया है, सही है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब आपसे कह दिया, पार्टिकल एक्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक starting from a point O at time t is equal to 0. The displacement of x from O at time t is given by this. बेटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको। फाइंड द टाइम एट विच x इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, यानी कि उस वक्त वेलोसिटी 0 है। बेटा पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? d बाई डी टी ले लो s का, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 3t की पावर 3/2 माइनस 60। बेटा वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू 3/2, अल्लाहु अकबर 9/2, और 3/2 माइनस 1 हाफ माइनस 6। बेटा वेलोसिटी आ गई, यानी कि आप कह सकते हो यार वेलोसिटी इज़ 4.5 रूट टी माइनस 6। चलो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इन्होंने कह दिया जब ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है तो वेलोसिटी को 0 रखा, 4.5 रूट टी माइनस 6। बेटा जब ये रूट टी है, टी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। टी क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 4.5 स्क्वायर कर दो, 6 डिवाइड बाई 4.5 और इस पर स्क्वायर करा तो बेटा आ रही है 16/9। टाइम आ रहा है 16/9 सेकेंड या 1.78 सेकेंड। मैं बेटा एग्जैक्ट वैल्यू ले लूँगा, सही है। आपने आंसर में बेशक 1.78 लिखो, लेकिन आप बेटा 16/9 भी लिख सकते हो। मैं 16/9 ही लिखूँगा, क्योंकि देखो आगे यूज़ भी होगी ये चीज़ कहीं ना कहीं। आंसर एंड हेंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एक्स बिटवीन द टाइम 0 से 16। अब बेटा करना क्या है हमने? हमारे पास बेटा पूरी की पूरी इक्वेशन मौजूद है डिस्प्लेसमेंट की, सही है। अब इन्होंने कहा है कि भाई 0 से 16 सेकंड तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, सही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बड़े आराम से हम लोगों ने यहाँ पे टाइम की जगह 16/9 डाल देना है। अब 16 डाल देना है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट 3 16/9, सही है। क्योंकि बेटा ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया ना, सही है। तो आपने पहले 16/9 का वो डाला, ये 16 सेकंड पहले डाला, पहले 16 सेकंड इन्होंने इसका बोला है ना, तो 16 से 16/9 का आपने देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 16 3/2 माइनस 6 इंटू 16 माइनस, जब ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया 3 16/9 3/2 माइनस 6 इंटू 16/9। तो बेटा ये आपके पास आएगा 16 का रूट 4 4 का क्यूब इंटू 3 192 माइनस 6 इंटू 16 96 माइनस 16 डिवाइड बाई 9 रेज़ टू पावर 3/2।
इंटू 3, 64/9 माइनस 6 इंटू 16 डिवाइड बाई 9, 32/3. बेटा 192 minus 96 is 96 minus 64/9 minus 32/3. तो ये माइनस माइनस, तो एस क्या आ रहा है, प्लस हो जाएगा ये 96, 32/9 प्लस 96, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 896/9, 896/9 मीटर. सही है. अब ये बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, इसका दौरान का डिस्टेंस आ गया. अब इन लोगों ने बेटा आपसे मांगा भी क्या था भाई, find the time at which x is instantaneously rest and hence find the total distance traveled by x between this. अब बेटा बच्चों के जहन में कुछ सवालात आते हैं. वो क्या आते हैं कि सर आपने ये इस तरह से क्यों करा, डायरेक्टली आपने 16 क्यों नहीं डाला. सो बेसिकली बेटा हमारे पास अभी ये जो चीज़ आई है, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, कौन से उसका, 16 से 16/9 का. ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बेटा 16/9 से 16 सेकंड का. सही है. अब हम निकालेंगे कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है इसने 0 से 16/9. तो वही बेटा हमने डिस्टेंस वाली इक्वेशन है हमारी, 3 इंटू 16/9 की पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 16/9. बेटा माइनस 0 अगर मैं डालता भी हूँ, चलो 3 इंटू 0 की पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 0, तो बेटा हमारा ये आंसर आ रहा है -32/9. अब देखो बेटा बात पता है क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, हमें डिस्टेंस कवर्ड मांगा है. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना बेटा, टोटल डिस्टेंस, तो हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे इसमें. तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 896/9 प्लस 32/9. बेटा ये आ जाएगा 896/9 प्लस 32/9, 928/9. या मैं इसको 103.1 मीटर या खाली 103 लिख देता हूँ. हमारे ये बेटा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, या ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है. लेकिन ये आपने निकाल के दिखा दिया. अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई मसला है, ज़रा फिर से गौर से मेरी बात को समझो. देखो कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है पॉइंट O से एट टाइम t = 0. डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया है. अब इन्होंने क्या कह दिया कि यार ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट कब हो रहा है. देखो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट का मतलब क्या है कि यार ये भी हो सकता है कि पार्टिकल पहले पीछे गया हो फिर आगे गया हो. यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैंने टाइम की जगह डाला 16/9, क्योंकि देखो ये हमने पहले निकाल लिया, एक बार रेस्ट पे आ रहा है 16/9 पे. जब मैंने डाला ना बेटा 16.9, तो हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट आई है नेगेटिव में. तो अब इसके मोशन में हुआ क्या है, ये है O, ये पहले गया है बेटा पीछे, कितना, -32/9 यूनिट. फिर ये आगे गया है, सही है, और ये आगे कितना गया है, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 896/9. सही है. तो इन टोटल डिस्टेंस के लिए हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया. सही है. तो ये वाले सवाल में थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट वाला. अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे, और अगले सवाल में इन्होंने क्या कह दिया है, अ सेकेंड पार्टिकल y मूव्स अलोंग अनदर स्ट्रेट ट्रैक. अनदर स्ट्रेट ट्रैक है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, वो भी पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है एट टाइम t = 0. ओके.
द एक्सलेशन ऑफ ए इज ए, एक्सलेशन का एक्सप्रेशन दे दिया. द वेलोसिटी ऑफ वाई व्हेन इट लीव्स पी इज 7.5. वेलोसिटी बता दी है. When the velocity of y is minus 9.6, show that the displacement of O is equal to. देखो पहली बात तो ये एक्सलेशन है. आपने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करा एक्सलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 0.8 माइनस 0.60 डॉट डी टी. तो बेटा आपके वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 0.8 टी माइनस 0.3 टी स्क्वायर प्लस सी. बच्चे कहते हैं सर ये आपने क्यों करा? भाई देखो, जब ये टाइम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स तो नहीं लगाई, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दे दी. जब टाइम 0 था उस वक्त इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 7.5. तो हमने यहाँ पे क्या करा भाई, टाइम की जगह 0 तो उस वक्त v क्या है 7.5, तो c भी नेचुरली क्या आ गया 7.5. तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 0.8t माइनस 0.3t स्क्वायर प्लस 7.5. वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई और हमें पता है एक एन शेप कर्व होगा. अब इस सवाल में इन्होंने क्या कह दिया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ y इज माइनस 9.6 शो दैट द डिस्प्लेसमेंट. अब भाई मैं पहले तो देखूंगा उस वक्त टाइम क्या है जब इसकी वेलोसिटी है. वेलोसिटी की जगह इन्हें रखा माइनस 9.6, 0.8 टी माइनस 0.3 टी स्क्वायर प्लस 7.5, 0.3 टी स्क्वायर माइनस 0.8 टी माइनस 9.6 माइनस 7.5, ये आ रहा है माइनस 17.1 इक्वल टू 0. बेटा अब आप लोग बड़े हो गए, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का यानी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करो. आपके पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है 0.3 माइनस 0.8 माइनस 17.1. तो बेटा आपके एक टाइम आ रहा है 9 सेकेंड और एक टाइम आ रहा है माइनस 19/3. देखो बेटा मेरी बात सुने, टाइम तो आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो आपने फ़ौरन से क्या करा, सिर्फ कौन सा टाइम सेलेक्ट करा, 9 सेकेंड वाला. अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब P से निकले हुए 9 सेकेंड हो चुके होंगे उस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी माइनस 9.6, यानी कि पीछे जा रहा होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में. अब इन्होंने मांगा क्या है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x फ्रॉम O इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ y फ्रॉम P. डिस्प्लेसमेंट ऑफ x जो थी हमारी बेटा, वो हमने पिछले पार्ट में निकाली थी, वो हमारी क्या आई थी बेटा, इतने टाइम पे 9 सेकेंड पे. ये ना हमारे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन सही है. इसकी अगर मैं 9 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आती है ना, कंसिडरिंग पार्टिकल x जो पीछे था हमारा, उसकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था हमारे पास s इज इक्वल टू 3t की पावर 3/2 माइनस 60. तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही दे देगा अगर हमने 9 डाल दिया, 9 सेकेंड डाल दिया यहाँ पे अगर. तो बेटा ये क्या आ रहा है, 9 की पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 9. बेटा ये आपके पास आ जाएगा 9 रेज़ पावर 3/2 इंटू 3 माइनस 27. तो बेटा हमारे पास नहीं क्या हो गया, 9 की पावर 1.5 इंटू 3 81 माइनस 6 इंटू 9 27 मीटर आ गया. पॉजिटिव में ही आ रही है डिस्प्लेसमेंट. अब इन्होंने कहा शो करो कि भाई इसकी भी जो डिस्प्लेसमेंट आए वो भी इसी तरह से आए, पॉजिटिव में आए और 9 सेकेंड पे. तो बेटा आपके सीधा सीधा यार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है. वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो और लिमिट्स लगा दो 9 से 0. तो बेटा कंसिडरिंग पार्टिकल y, चेक करते हैं सेम आनी चाहिए, वैसे अभी पता चल जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा यार, 9 से 0 v डॉट डी टी. वेलोसिटी की इसकी
इक्वेशन है 0.80 माइनस 0.3t स्क्वायर प्लस 7.5 डॉट dt। तो ये आ गया बेटा 0.4t स्क्वायर माइनस 0.1 टी क्यूब प्लस 7.5 टी। इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स 9 और 0 डालने से तो कुछ नहीं होगा, पहले 9 डालते हैं। 9 का स्क्वायर माइनस 0.19 का क्यूब प्लस 7.5 इंटू 9 माइनस 0। तो बेटा ये आ जाएगी 81 इंटू 0.4 32.4। 9 का क्यूब इंटू 0.1 72.9 प्लस 7.5 इंटू 9 67.5। तो बेटा इसका भी डिस्टेंस क्या आ रहा है 32.4 माइनस 72.9 प्लस 67.5। तो बेटा ये भी देख लें 27 मीटर आ गई। ये आपने दोनों प्रूफ कर दिए, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम आ गई और यहाँ पे जाके बेटा हमारा पूरा पेपर एंड हो गया है। सही है, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया एंड आई एम श्योर आंसर कोई भी गलत होगा नहीं। आप लोग इस तरह से कर लें, पूरे नंबर आ जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।